हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सी शिवाली एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक और ऐसे, दैट इज ऐसे 610, जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो ये अगेन चैप्टर 4 से ही है। ठीक है, सो यू कैन रेफर दैट। ठीक है, तो बट आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, आप लाइक करते हो तो मुझे समझ में आता है कि आपको ऑफकोर्स मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है, और मैं और वीडियोस डालने के लिए मोटिवेटेड रहती हूँ। ठीक है, एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि ऑडिट के और आपको वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। ठीक है, और ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। आखिरी में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इस ऐसे से रिलेटेड क्या क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो हम देखेंगे। क्लियर? और एक बात, अगर आपको सीए इंटर ऑडिट के रेगुलर लेक्चर्स बाय करनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो डू लुक एट इट। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर 4, उसमें का एक ऐसे दैट इज 610। ठीक है, ये करेंगे तभी सब कुछ हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑफकोर्स हर चीज की डेफिनेशन दी होती है। अब इस ऐसे में पर्टिकुलरली है क्या, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, एक होता है इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब जो प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करता है, ओपिनियन फॉर्म करता है। ठीक है, एंड इंटरनल ऑडिटर मतलब जो एक काइंड ऑफ एम्प्लॉई होता है। ठीक है, जो भी एंटिटी का काइंड ऑफ एम्प्लॉई होता है, जो एक दूर की नजर से, या बोल सकते हैं कि जो भी काम चलता है उसको एक रिव्यू करता रहता है। करता काम वही है जो एक्सटर्नल करते हैं, बट एक्सटर्नल इज अ थर्ड पार्टी। ठीक है, वो इंटरनल ऑडिटर थर्ड पार्टी भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है, और वो इंटरनल ऑडिटर जो भी काम करता है उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है, तो जो भी इंटरनल ऑडिटर जो भी काम करता है उसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो आगे इसी वर्ड का यूज होने वाला है, यू शुड नो द मीनिंग। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम हो रहा है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब देखना इंटरनल ऑडिटर का काम होता है। ठीक है, दूसरा इज रिस्क मैनेजमेंट, कि कंपनी से रिलेटेड या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी रिस्की मैटर्स तो नहीं चल रहे, या कोई रिस्क, जो भी रिस्क है वो मिटिगेट हो रही है या नहीं, उसको कैसे मैनेजमेंट ठीक कर रही है, क्या फॉलोअप ले रही है। ठीक है, उस रिस्क किससे भी रिलेटेड हो सकता है। इट इज रिलेटेड टू प्रोसीजर या फाइनेंशियल लॉस या केसेस जो भी कंपनी के ऊपर चल रही है, या फिर मार्केट। ठीक है, ये सब रिस्क इन्वॉल्व है, बिजनेस रिस्क, तो उसको मैनेजमेंट कैसे मिटिगेट कर रही है, ये भी इंटरनल ऑडिटर को देखना पड़ता है। ठीक है, एंड प्लस उसके साथ आता है इंटरनल कंट्रोल। ऑफकोर्स इंटरनल कंट्रोल में बेसिकली क्या क्या चीजें देखी जाती है, इंटरनल ऑडिटर में क्या क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि जो भी डे टू डे ऑपरेशंस है उससे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स है, और उसमें कोई फ्लॉ है या नहीं, उसको रिकमेंड करना पड़ता है कि कोई गलती है या नहीं। ठीक है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर और क्या देखना पड़ता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है, बैलेंसेस है, उनको, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उनको इंडिविजुअली चेक करने के लिए क्या कंट्रोल्स है, उनके ऊपर क्या क्या कंट्रोल्स है, वो इंटरनल ऑडिटर को देखना पड़ता है। ठीक है, फिर डे टू डे जो ऑपरेशंस है उसका इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफिशियंसी, कितने अच्छे से वो परफॉर्म हो रहे हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस या डे टू डे जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड जो भी लॉज है उनको भी रिव्यू करना पड़ता है कि वो प्रॉपरली कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, या उनके ऊपर क्या कंट्रोल्स है ताकि वो कंप्लाई हो सके। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज जो इंटरनल ऑडिटर करता है। अब जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो कुछ वेज होते हैं जिससे वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकता है, और इसी के बेसिस पे ऑलमोस्ट पूरा ऐसे है। तो ये 3 चीजें समझना जरूरी है। पहला क्या है कि उसने जो काम किया है उस वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके और एक्सटर्नल ऑडिटर अपना फर्दर असेसमेंट करेगा या फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसने जो भी ऑडिट एविडेंसेस जमा किए हैं उसको वो डायरेक्टली यूज करेगा। ठीक है, एंड थर्ड इज कि उसी को ही बोलेगा कि तू मेरे बिहाफ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर। ठीक है, मतलब कि जैसे तू मेरे बिहाफ पे बैंक रिकंसिलिएशन चेक कर ले, या तू मेरे बिहाफ पे इन्वेंट्री चेक कर ले, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट असिस्टेंस। तो ये 3 चीजों की, दीज आर द 3 वेज जिससे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से काम करा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। बट ये कब, अगर लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया है। लॉ प्रोहिबिट करता है तो ऑडिट एविडेंस या उसको तुम डायरेक्टली असिस्ट, या डायरेक्टली तुम उसको नहीं बोल सकते कि तू मेरा काम परफॉर्म कर। ठीक है, बट अगर लॉ बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर कर सकता है। ठीक है, अब जब भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने जाता है तो उससे रिलेटेड उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि जो भी काम, मतलब जो भी वो काम यूज करने वाला है उसका वो किस हद तक और किस एरिया में यूज करना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि उसको ये डिसाइड करना है कि वो
उसका काम यूज करने लायक है या नहीं, ठीक है, एडेक्वेट फॉर दी पर्पज। तो वो कैसे ये चीज देखेगा? सबसे पहले देखेगा वो फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, दूसरा देखेगा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, और तीसरा देखेगा सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी, इसमें मेन क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। तो तीन चीजें क्या देखेगा? सबसे पहली ऑब्जेक्टिविटी क्या देखेगा? ये कि उसका काम यूज करने जैसा है या नहीं। ये जज करने के लिए तीन चीजें देखनी है, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और उसका अप्रोच कैसा है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि वो अनबायस्ड होकर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट और एनीथिंग, कि वो जो सही है वो सही रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर वही रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसका काम हम यूज करेंगे तो हमारा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको सबसे पहले देखना पड़ता है किसी अंडू इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि जो भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, मतलब हायर अथॉरिटी है, उसका उसके ऊपर कितना कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि पूरा मैनेजमेंट ही उसको कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट की बात उसको सुननी पड़ रही है और ऊपर कोई उसको देखने वाला नहीं है। एक बार एक ऊपर वाली नजर रहती है तो सब ठीक हो, मतलब वो उसको कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, मैनेजमेंट कैसे दबाव डाल रहा है, तुम उसको रिपोर्ट करो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है? उसके काम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लेके आए हैं मैनेजमेंट, ठीक है। एंड लास्ट, इज ही फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि मैनेजमेंट बोल रही तुम्हें ये काम करना है, इंटरनल ऑडिटर बोल रहा है नहीं मेरे को नहीं करना या मेरे स्कोप में नहीं आता, तो उसमें झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर झगड़े चल रहे हैं। तो ये चार चीजें क्या बताती है? ऑब्जेक्टिविटी बताती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? कि वो अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं है, कोई उसको ऊपर देखने वाला है, तो मैनेजमेंट उसको डरा धमका नहीं सकता है। तो ये सबसे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बैठता है उसके काम पे। दूसरी चीज क्या है? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्या? उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या लिखा है कि उसके पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज है या नहीं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और 2-4 लोगों को लेकर वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। उसके पास उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए। उसके बाद उसको जिस तरह से हायर किया गया है, ठीक है, उस जिस तरह से उसको ट्रेन किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी उसके हिसाब से उसको ट्रेन किया गया है क्या, ठीक है। उसके बाद उसके पास एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है क्या उसके पास काम करने का। एंड लास्टली ऑफकोर्स उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट करने के लिए। तो ये चार चीजों से क्या पता चलती है? उस इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी। एंड लास्ट इज डिसिप्लिन्ड अप्रोच। डिसिप्लिन अप्रोच मतलब मैंने क्या बोला था कि किस तरह से वो काम कर रहा है, किस अप्रोच से, क्या प्रोसीजर्स देख रहा है, क्या टेक्निक्स देख रहा है, किस तरह से वो अपना काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि जो भी उसने काम किया है उसके वो डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स की है, ठीक है, कौन से एरियाज में रिस्क असेसमेंट किया है, क्या रिपोर्टिंग किया है, ठीक है। एंड प्लस वो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमारे SQC1 होता है, ठीक है, तो वही इंटरनल ऑडिटर के इसमें भी होगा, तो वो बराबर वो चीजें फॉलो कर रहा है नहीं, ताकि उसका क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़े, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें चेक करनी पड़ती है बिफोर यूजिंग इट्स वर्क या वाइल यूजिंग इट्स वर्क। ये हमारा ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब उससे रिलेटेड कुछ चीजें कि उसका काम कितना यूज करना है, नहीं यूज करना है, इसके भी कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ऊपर के 3, ठीक है। उसी से ही हमें नीचे की बातें पता चलेंगी। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि उसका काम कब यूज नहीं करना है, कब कम यूज करना है, ये सब देखना है। कब नहीं यूज करना है? जब ये तीनों चीजें ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड डिसिप्लिन अप्रोच नहीं होगा। सिंपल। अगर ये 3 चीजें नहीं है, काम यूज मत करो। लैक है या लेस है, वॉट एवर है, नहीं है तो उसका काम यूज मत करो, ठीक है। के बाद किस किस टाइम, पहले ये लेते हैं कि किस किस मतलब कब उसका काम कम यूज करना है, लिमिटेड यूज करना है, ठीक है। कब कम यूज करना है? जब जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, जब एक्सटर्नल ऑडिटर का जजमेंट या एक्सटर्नल ऑडिटर का उस काम में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए टेक्निकली, उस केस में इंटरनल ऑडिटर को पीछे करना पड़ता है या उसको यूज नहीं करना पड़ता उसके काम को। कब करता है जजमेंट? सबसे पहले प्लानिंग के टाइम पे। प्लानिंग के टाइम पे तुम इंटरनल ऑडिटर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्लस जब तुम एविडेंसेस जमा कर रहे हो, उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म करने वाला है वो, ठीक है। उस केस में इंटरनल ऑडिटर का काम कम यूज करना है या नहीं तो यूज ठीक है, बट कम यूज करना है, लिमिटेड, जितना चाहिए उतना है, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग में उसका हो सकता है उसने जो प्लानिंग किया था उसका कुछ हेल्प ले सके, ठीक है। हेल्प थोड़ा सा ले सकते हैं, पूरा नहीं या पूरा डिपेंडेंट वाला काम नहीं है, ठीक है। लेस बोला है, लेस, ठीक है। फिर उसके बाद जहां जहां ज्यादा रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिविटी कम है, ठीक है, ये वापस वही पॉइंट आ गया। एंड उसका कॉम्पिटेंस कम, ठीक है। तो ये 4 चीजों में तुम उसका काम कम यूज करना है या नहीं यूज करना है। ऊपर वाले में नहीं था, ठीक है, उसमें 3 ही चीजें थी। मैं बाइफरकेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं,
ठीक है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि कब नहीं करना है, जब ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और अप्रोच नहीं है, ठीक है। कब कम यूज करना है, जब जजमेंट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है या कॉम्पिटेंस कम है, ठीक है। के बाद जब भी हम उसका काम यूज करने जा रहे हैं, अच्छा ओके, क्या क्या काम यूज कर सकते हैं जनरली? टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स चेक करने के लिए उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, उसने जो भी चेक किया, ठीक है। इन्वेंट्री काउंट में उसके जो ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल ऑडिटर ये ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा या खुद जाके चेक नहीं करेगा, बट उसके भी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि जहां जहां इंटरनल ऑडिटर का काम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका काम यूज करने से पहले या उसके काम यूज करने का अगर प्लान कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर, तो उसे क्या क्या करना है? सबसे पहले तो उसको डिस्कस करना है उस ऑडिटर के साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि क्या मैं काम यूज कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। उसकी रिपोर्ट्स पढ़नी है कि उसने किस तरह से काम किया है, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की है, कि 16 तक की है, ठीक है। एंड लास्ट कि उसने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स यूज की है, ठीक है, वेदर दे आर सफिशिएंट फॉर माय पर्पस, वही लिखा है कि परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर, कि जो भी काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है, होल दैट एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज इट्स एडिक्वेसी फॉर द पर्पस। उसने जो काम किया उसको एक क्विक रिव्यू देना है कि ये काम मेरे लायक है या नहीं, या मेरे पर्पस के लायक है या नहीं, ठीक है। अब जब भी तुम डिस्कशन करोगे, दिस पॉइंट इज दिस, जब भी तुम डिस्कशन करोगे तो उसमें एक्चुअली क्या डिस्कशन करना है? रोजमर्रा की बातें नहीं करनी है, ऑफकोर्स वो भी उसने इन डिटेल दिया है कि क्या करना है। सबसे पहला क्या है, कब काम किया, किस तरह का काम किया, कितना घुस के काम किया, मटेरियलिटी यूज की थी या नहीं, क्या सैंपल साइजेस यूज किए, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस तुमने जमा किए, उसके क्या प्रोसीजर्स थी, क्या क्या प्रोसीजर्स तुमने यूज किए। तो ये सब चीजें हमें इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस करनी पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं कि डायरेक्ट असिस्टेंस कब यूज करना है। ऊपर की दो चीजें कहा थी, जब तुम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो या ऑडिटर, मैंने बोला स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है कि कब उनका काम यूज करना है, कौन से वेज में उसका काम यूज कर सकते हैं, वो याद रखना जरूरी है। तो 3 वेज क्या थे? इन्फॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंस और डायरेक्ट असिस्टेंस। अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहला तो वही था कि अगर लॉ प्रोहिबिट करता है तो नहीं कर सकते, ओके। बट अगर लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा है तो हमें ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये दोनों चीजें नहीं है, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, शैल नॉट यूज, क्लियर। अब इसमें भी सेम चीज है कि कब काम तुम्हें नहीं करना चाहिए या लेस करना चाहिए, या पे लेस भी ऐड कर दो कि उसकी हेल्प तुम्हें कम से कम लेनी है। कब, कौन से इसमें? ऑफकोर्स जहां पे जजमेंट है, ठीक है, जहां पे हाई रिस्क है, ठीक है, जहां पे मतलब अब इन दोनों का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो काम इंटरनल ऑडिटर कर चुका है, ठीक है, और वो काम एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर चुका है और वो मैनेजमेंट को उसने रिपोर्ट करती है। सपोज कोई ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, जैसे परचेजेस है, उसमें कोई फ्लॉज निकले या कोई गलतियां निकली, तो एक्सटर्नल ऑडिटर वो ऑलरेडी बता चुका है। तो जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसमें तो इंटरनल ऑडिटर की हेल्प नहीं ले सकते ना। इंटरनल ऑडिटर की हेल्प कहां लेनी है? कि जहां पे तुम्हारे पास रिसोर्सेस कम है या वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ चेक करना है बस, तो तुम कर लो ऐसा वाला काम, ठीक है। तो उस केस में तुम उसकी हेल्प नहीं लो कि ऑलरेडी काम हो चुका है तो कैसे हेल्प लोगे, ठीक है। एंड और एक चीज में कब नहीं लेना है, ऑफकोर्स ये ऐसे फॉलो करते वक्त, जैसे ऊपर बोला है कि तुम्हें उसका काम रिव्यू करना है कि भाई हमारे लायक है या नहीं। खुद का ही काम रिव्यू करने के लिए तुम उसे बोलोगे क्या इंटरनल ऑडिटर को? ऑफकोर्स नहीं, वो तो तुम्हें ही करना है। तो ये सब कॉमन सेंस के पॉइंट है, ठीक है। तो 4 चीजों में तुम्हें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना है या कम से कम लेना है, ठीक है। ऑफकोर्स लास्ट 2 में तो नहीं लेना है। पहला जजमेंट जहां पे है, ठीक है, दूसरा हाई रिस्क है, ठीक है, तीसरा अगर वो काम ऑलरेडी वो कर चुका है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर चुका है, उसका मैनेजमेंट में वो रिपोर्टिंग भी कर चुका है, ठीक है। एंड चौथा इस एसए से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड, मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटर को रिव्यू करने हैं, वो सब काम इंटरनल ऑडिटर से नहीं कराना है, सिंपल, ठीक है। अब काम यूज करने से पहले, या काम यूज करने से पहले नहीं, डायरेक्ट असिस्टेंस मांगने से पहले 2 चीजें करनी है। एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस मांगने के लिए दो चीजें करनी है। उसके पहले क्या? सबसे पहले तो मैनेजमेंट से रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना है। क्या लेना है? या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, कि हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एंटिटी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्लियर। दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट लेना है इंटरनल ऑडिटर से कि भाई हम तुझे 4 चीज बताएंगे तो उसको तू कॉन्फिडेंशियल रखना, ऐसा नहीं मैनेजमेंट को जाके बता रहे, क्लियर। अब इसमें एक छोटी सी टर्म है
ठीक है, यहाँ तक के सब क्लियर हो चुका है कि कब काम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस टाइप का काम यूज करते हैं, या काम यूज करने से पहले क्या देखना पड़ता है, ये सब डिस्कस हो चुका है। ठीक है, एक लास्ट टर्म है इस एसे में, दैट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल या एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये दो टर्म्स है, जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ये ब्रॉडर टर्म होता है। ठीक है, इसमें जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, इसका अगला पिछला सब देखा जाता है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आई। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री कैसे हुई, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग कैसे हुआ, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कंट्रोल सही है या नहीं, ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोल सही है या नहीं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मतलब जैसे सोर्स, जैसे कोई माल गोडाउन में आया तो प्रॉपर साइन हो रही है या नहीं उसकी। ठीक है, ये लोग कौन सुपरवाइजर है वहाँ पे खड़ा है या नहीं, ये सब कंट्रोल्स आते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ब्रॉड एरिया होता है। ठीक है, बट इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिर्फ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनी बात का नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनी मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, फिर उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बना, वो सही से कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, फिर उससे प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या नहीं, फिर जो क्लासिफिकेशन है वो सही है या नहीं, डिस्क्लोजर सही है, तो ये स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, सो क्या लिखा है कि IFC इज द रेफर्स टू द पॉलिसी, it refers to the policy and procedure put in place by companies for ensuring reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with laws and safeguarding of assets and prevention of fraud. इतना सब कुछ आता है। बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है कि where the auditors are required to express an opinion on effectiveness of entities' internal control over financial reporting. Such opinion is in addition and distinct from the opinion expressed by auditor on the financial statement. इस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है, जैसे बोला डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन, जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज की है, ये सब चीजें इसमें आती है। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पे हमारा ऐसे खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें एक आइडिया बनती है कि हमें इसको किस तरह से पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर 4 है, स्टडी मटेरियल। ठीक है, देखो क्या लिखा है, डिस्कस सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस व्हेन वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। ये हम 10 बार पढ़ चुके हैं कि कब इंटरनल ऑडिटर का काम एक्सटर्नल ऑडिटर यूज नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? 3 चीजें, जब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, कॉम्पिटेंस नहीं है और डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर नहीं है तो काम यूज नहीं हो सकता। सिंपल था। ठीक है, बट क्योंकि बहुत बारीक है, अब हम ये दोनों चीजें भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए कि ये भी है। ठीक है, फिर डायरेक्ट असिस्टेंस में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या स्ट्रिक्टली लिखा है कि उसका काम कब यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट असिस्टेंस की बात नहीं चल रही यहाँ पे, काम कब यूज नहीं कर सकते। ऊपर के सिर्फ जो 2 थे वेज वही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट असिस्टेंस वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। और ये पॉइंट क्या था, कम यूज कर सकते। कम पूछा है क्या? नहीं पूछा है, इसीलिए वही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को इवेल्युएट करना पड़ता है, सारे को मिक्स नहीं करना पड़ता है, बहुत बारीकी से चीजों को बाइफर्केट करना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या करते हैं, क्या हुआ तो क्या होना चाहिए, ये हुआ तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है तो उसके बाद क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें ना बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें क्वेश्चन समझ में आता है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, समझा होगा तो डू कमेंट कि मुझे समझा है। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।